आज के वीडियो में हम कवर करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आर्टिकल 14 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या ये फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है, क्या ये ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है, इसकी टेरिटोरियल लिमिटेशंस क्या है, ये किन पे अप्लाई होता है और किन पे नहीं, किन के पास ये राइट्स हैं, ये अधिकार हैं और किन पे नहीं, किन के पास नहीं, इसके क्या एक्सेप्शंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 14 जो है इसका एम है कि हमें जस्टिस मिले, इक्वल लीगल स्टेटस मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। आर्टिकल 14 जो है ये कंप्लीट इंडियन टेरिटोरी पे अप्लाई होता है और ये यूनियन टेरिटरीज को भी इंक्लूड करता है। इसका मतलब कि पूरे भारत पे लागू होता है। ये राइट का जो इम्प्लीमेंटेशन है या फिर हम कहें ये अधिकार भारतीय मूल के लोगों के लिए है, विदेशियों के लिए भी है और ना केवल इनके लिए, ये लीगल पर्सन्स के लिए, मतलब यहाँ इंडियन, फॉरेनर और लीगल पर्सन भी इंक्लूडेड है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि लीगल पर्सन क्या होते होंगे। तो लीगल पर्सन हम आपकी तरह इंडिविजुअल्स तो नहीं होते, ये कोई लिविंग थिंग नहीं होते। ये एक रजिस्टर्ड नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जैसे कि कोई कंपनी, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी, ETC। सो जो आर्टिकल 14 है ये बेसिकली दो कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है, या फिर दो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, पर जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है। आपको ये भले ही सुनने में एक जैसे लगते होंगे लेकिन इनमें काफ़ी अंतर है जो कि आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जो पहला वाला है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में मिले जाते हैं। ये बेसिकली एक ग्रामेटिकल कंक्लूजन है। इसका मतलब कि जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ हमें ये कहता है कि नो स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी व्यक्ति को अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा या उन्हें कोई अलग प्रिविलेजेस मतलब सहूलियत नहीं मिलेगी। जहाँ कि नो शब्द का इस्तेमाल होता है। नो ग्रामेटिकली तो एक नेगेटिव टर्म है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन पॉजिटिव सेंस में हो रहा है, क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि किसी को भी अलग तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा, ना ही किसी के साथ बेटर ट्रीट होगा ना ही किसी के साथ वर्स्ट, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये वाइड है इन सेंस ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के इन कंपेयर टू, क्योंकि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये भी कहता है कि जो ऑर्डिनरी लॉ है या जो कोर्ट है वहाँ हर व्यक्ति को एक समान ट्रीट किया जाएगा। सभी व्यक्ति कानून की नज़र में एक होंगे, जो कि आपने कई बार सुना भी होगा, और कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होगा। सबके साथ सेम ट्रीटमेंट होगा, चाहे आप बेहद बड़े व्यक्ति हो या एक मामूली इंसान हो, आपको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। वहीं दूसरा जो कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, जो कि हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये हमें ये कहता है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस बोथ इन द प्रिविलेज कन्फर्म्ड एंड लिबर्टी इम्पोज्ड बाय लॉ। इसका मतलब ये है कि इक्वल ट्रीटमेंट उन्हें मिलना चाहिए जो कि इक्वल सर्कमस्टेंसेस मतलब इक्वल सिचुएशंस में है और जिन्हें कि कानूनी रूप से ऐसे कोई प्रिविलेज मिली हुई है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत हार्ड है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इससे हम ये भी कह सकते हैं लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब ये है कि एक जैसे काम करने वाले लोगों को एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी स्कूल में हैं या कहीं एम्प्लॉय हैं, अगर आपके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में या आपकी स्कूलिंग में आपको किसी भी तरह के अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलती है, मतलब कि प्रमोशन, सैलरी या पार्टिसिपेशन, ये आपको उतना ही मिलना चाहिए जितना
आपके साथ काम करने वाले, आपके ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले व्यक्ति को मिल रहा है और आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली सर्विस मैटर्स में काम आता है और इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी डील करते हैं। सो आपने ये बेसिक डिफरेंस तो समझ ही लिया होगा कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये सबके लिए है और ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, नो वन शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। इसका मतलब ये है कि हम सबको एक समान ट्रीट किया जाए और किसी को भी अलग ना ट्रीट किया जाए। वहीं जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो हमें ये कहता है कि एक जैसा काम करने वाला इंसान को एक ही जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो उसे डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। आपके अधिकार, और अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपके अधिकारों की अवहेलना हुई है, आपको आपके राइट्स नहीं मिले हैं, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट्स के द्वारा जा सकते हैं, अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मांग करने के लिए आपको आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में डायरेक्ट मांग करने के लिए आपको आर्टिकल 226 के द्वारा ये राइट्स मिले हुए हैं, जो कि रिट्स हैं और ये एब्सोल्यूट हैं। वहीं अब हम बात करेंगे कि क्या ये एब्सोल्यूट है, क्या आर्टिकल 14 एब्सोल्यूट है। तो हम आपको ये बात बता दें कि हम देखते हैं कि कहीं रिजर्वेशंस होते हैं, कहीं कोई स्पेशल क्लास के लिए या कास्ट के लिए, या फिर एम्प्लॉयमेंट में भी कहीं देखा जाता है कि ट्रीटमेंट्स में डिफरेंट होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, आपके मन में तो सवाल आता ही होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि इक्वल ट्रीटमेंट ज़रूरी है और ये आपका अधिकार है। ये आपका अधिकार तो है, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। सो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस हैं जिनके ऊपर आर्टिकल 14 काम नहीं करता जिस सिचुएशन में। तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिजर्वेशन एंड स्पेशल क्लास और अपॉर्चुनिटीज़ टू सम पर्सन एंड नॉट फॉर सम पर्सन वाला जो सीन है वो आर्टिकल 31C के अंदर गवर्न होता है, जिसे कि हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बट ये जो प्रिविलेज है या आप स्पेशल ट्रीटमेंट कह रहे हैं या रिजर्वेशन कह रहे हैं, एक्चुअली ये इनइक्वालिटी नहीं है, ये इक्विटी है। किसी भी वेलफेयर स्टेट में लोगों को एक इक्वल पोजीशन पे लाने के लिए इक्विटी बहुत ज़रूरी है और ये रीज़नेबल भी है। हमारा कानून इस बात का ख्याल रखता है कि जो ये एक्सेप्शंस हैं या फिर जो लेजिस्लेशन है जो पास होते हैं वो आर्बिट्री ना हो, आर्टिफिशियल ना हो और वेग ना हो। इसका मतलब कि ये जितने भी एक्सेप्शंस हैं या जितने भी लेजिस्लेशन पास होते हैं या जितने भी स्टेट पॉलिसीज़ होते हैं, अगर उनमें से कोई भी आर्बिट्री हो, इसका मतलब कि अगर उनमें से कोई भी मैलिफाइड हो या अननेसेसरी हो या स्पेशल ट्रीटमेंट देता है जो कि अगेंस्ट द वेलफेयर है और अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसे नलीफाई कर देता है कोर्ट। सो जो ये आर्टिकल 361, आर्टिकल 361A, आर्टिकल 105, आर्टिकल 194 एंड आर्टिकल 31C, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन केसेस में आप आर्टिकल 14 का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। सो हम एक एक करके इन एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 361 जो है ये पावर टू द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट है। सो आर्टिकल 361 ये कहता है कि नो क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द गवर्नर और द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हीज और हर एम्प्लॉयमेंट। तो कहा जाता है कि जो भी गवर्नर या प्रेसिडेंट होगा उनके ऊपर कोई सिविल या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं जाएगी और ना ही वो किसी कोर्ट के लिए आंसरेबल होंगे, वो किसी भी कोर्ट को जवाबदेही देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, बट ओनली इन द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जब तक वो गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट है उन्हें ये फ्रीडम या ये एक्सेप्शन मिला होता है कि वो क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग से
कोर्ट उन्हें नहीं बुला सकता। और इतना ही नहीं, कोर्ट इन्हें अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट इशू नहीं कर सकता इनके टर्म्स ऑफ ऑफिस के ड्यूरिंग। इनका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 361 गवर्नर और प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है और इन्हें इम्यून करता है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग से, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो। और ना केवल ये, वो किसी कोर्ट के आंसरेबल भी नहीं होते, मतलब उन्हें किसी कोर्ट को जवाबदेही देने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें ना जेल हो सकती है, ना किसी तरह का अरेस्ट किया जा सकता है उनको उनके टर्म्स ऑफ ऑफिस के दौरान। ऐसे ही इम्यूनिटी यूएनओ और उनके एजेंसीज को भी मिलती है, जैसे कि हम कहते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जहाँ के किसी भी डिप्लोमेट को वही सारी इम्यूनिटीज मिलती हैं जो कि किसी गवर्नर या प्रेसिडेंट को मिल रही हैं। सो बेसिकली जो यूनाइटेड नेशंस के एजेंसीज होते हैं या डिपार्टमेंट होते हैं, उनके जो डिप्लोमेट्स होते हैं उन्हें इम्यूनिटी मिली होती है आर्टिकल 14 से, और वो सब्जेक्ट टू स्पेशल ट्रीटमेंट होते हैं। और ये जो दूसरी इम्यूनिटी है जो कि आर्टिकल 361A में मिली होती है, ये मीडिया पर्सन्स को मिली होती है। यहाँ ये कहा गया है कि किसी भी मीडिया पर्सन को कोर्ट में एक्यूज नहीं किया जा सकता या उन्हें कोर्ट नहीं बुलाया जा सकता, सू नहीं किया जा सकता जब वो किसी भी हाउस के, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन के प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट करते हैं। उनकी जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन की जो प्रोसीडिंग होती है उनको रिपोर्ट करने पर या उन पर कोई रिपोर्ट या कोई पब्लिश करने पर न्यूज़, उन्हें एक्यूज़ नहीं किया जा सकता कोर्ट में। वहीं जो आर्टिकल 105 है, ये इम्यून करता है पार्लियामेंट के मेंबर को, और ये कहता है कि कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर चाहे वो कुछ भी कहे पार्लियामेंट में या अपना जो भी वोट कास्ट करे, जो भी वोट दे, या फिर जो भी कमेटी बने, वो जो भी कमेटी का रिजल्ट हो या उस कमेटी के सजेशंस हो, इन सारी चीज़ों के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। मतलब कि पार्लियामेंट के मेंबर्स चाहे कुछ भी कहें पार्लियामेंट में, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट कास्ट करे या चाहे उनकी कमेटी कोई भी रिपोर्ट या कंक्लूजन या सजेशन दे, उन पर कोई भी लायबिलिटी नहीं होती। वो फ्री होते हैं, अपनी बोली हुई बातों पर उन्हें कोई लायबिलिटी नहीं पे करनी होती। वहीं आर्टिकल 194 हमें ये सारे चीज़ें जो कि हमने पार्लियामेंट के बारे में कही थी, आर्टिकल 105 में वो सारा स्टेट लेजिस्लेशन पे ऑफर करता है। इसका मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव हो, वो भी अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट पास करते हैं या कोई ऐसा सेंटेंस कहते हैं या फिर उनकी कोई कमेटी डिसाइड करती है या कोई सजेशन देती है या फिर कोई वोट कास्ट करती है, उनके लिए उससे लायबल नहीं माना जाएगा। सो हमने ये समझा कि जो आर्टिकल 105 है वो पार्लियामेंट के मेंबर्स को इम्यून करता है। आर्टिकल 194 जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर को इम्यून करता है कुछ पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेशन में अपना स्टेटमेंट रखने के लिए, और उन्हें लायबिलिटी नहीं होती। ये इसलिए होता है ताकि वो बिना किसी हिचक के या बिना किसी डर के अपना सारा स्टेटमेंट रख सके। भले ही इसका इम्प्लीमेंटेशन उस वे में तो नहीं होता है, लेकिन ये उनके पास राइट्स होते हैं। और इसके बाद जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है जिसके बारे में हमने पहले ही बात की थी, आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C जो है ये DPSP के बारे में बात करता है। इसका मतलब होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो होता है ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो नहीं होता, लेकिन ये स्टेट के पास पावर होता है कि वो वेलफेयर के लिए, ताकि हमारा स्टेट एक वेलफेयर स्टेट हो, ताकि इक्विटी बनी रहे, कुछ स्पेशल स्कीम्स, रिजर्वेशन या ऑफर एम्प्लॉयमेंट में या वर्क स्टेशन पे या सिस्टम में लागू कर सकते हैं जो कि किसी स्पेशल पर्सन को अपॉर्चुनिटी देता है, जैसे वुमेन, स्पेशल कास्ट, क्लास, ताकि वो अपना योगदान दे सके या इक्वल पार्टिसिपेशन रख सके।
क्योंकि कहा जाता है कि आर्टिकल 31C जब आता है तब आर्टिकल 14 चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर्टिकल 31C जो कि रिजर्वेशन हो या कोई स्पेशल स्कीम हो फॉर अ सिलेक्टिव पर्सन, अगर वो रीजनेबल है, अगर वो इक्विटी और वेलफेयर के मीन्स में किया गया है, तो वो जस्टिफाइड है और वो आर्टिकल 14 को इन्फ्रिंज नहीं करता। तो 31C का एप्लीकेशन तो स्टेट्स करते हैं और ये बेटरमेंट के लिए ही होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके बारे में हम आगे वाले वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये जान लें कि ये कुछ एक्सेप्शनल्स है। जैसे कि जो पहला वाला हुआ वो राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए हुआ, प्लस एजेंसीज के लिए हुआ, यूएन के लिए हुआ, डिप्लोमेट्स के लिए हुआ। आर्टिकल 361 का ए जो है वो मीडिया पर्सन के लिए है, 105 जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए है, और 194 जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए है, और 31C जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। ये सारे एक्सेप्शंस हैं जिनमें आर्टिकल 14 लागू नहीं होता, बट कोर्ट इन पे नज़र रखता है। और अगर ये सारी चीज़ें अनरीजनेबल होती हैं या अगेंस्ट द लॉ होती हैं या ये आर्बिट्री होती है तो कोर्ट इनमें एक्शंस ले सकता है और आप भी अपने आर्टिकल 14 के लिए स्टैंड ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे TPS SP को, क्योंकि 31C एक बहुत वाइड चैप्टर है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। मैं होप करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट कर सकते हैं, अपना डाउट नोट डाउन करवा सकते हैं। और एक बात, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम ऐसे ही और वीडियोस बनाएंगे ताकि आपकी मदद हो सके, और हम इसके अपग्रेडेशन पे भी वर्क करेंगे। थैंक्स अ लॉट। काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब, and please ask question if you have any. Thank you.